अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5 और मैं हूं हसनैन वहाब। नाजरीन, आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने मखसूस नशस्तों के केस का फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट का गुज़श्ता साल 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार देते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया गया है। इस फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए थे, उन्हें मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मखसूस नशस्तें नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत कौमी असम्बली में मौजूद दीगर जमातों में तकसीम की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से नजरसानी दरखास्तें मंजूर की गई हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नशवी आईनी बेंच की अक्सरियती जजेस में शामिल थे, जबकि इख्तलाफ करने वालों में जस्टिस जमाल मंदुखेल ने 39 नशस्तों की हद तक अपनी राय बरकरार रखने का फैसला किया और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मशरूत नजरसानी दरखास्तें मंजूर की हैं। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 80 नशस्तों तक का मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया है। इलेक्शन कमीशन तमाम मुताल्लिका रिकॉर्ड देखकर तय करेगी कि किसकी कितनी मखसूस नशस्तें बनती हैं। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशस्तों के लिए 21 फरवरी 2024 इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने 28 फरवरी को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया और 4 मार्च को मखसूस नशस्तों की दरख्वास्त पर 4-1 के तनासुब से फैसला सुनाते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तों से महरूम कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने फैसले के खिलाफ 6 मार्च को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रिजू किया, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तें ना मिलने के खिलाफ 14 तारीख को दरखास्तों को 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुत्तफिका तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तें ना मिलने के खिलाफ दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशस्तों की तकसीम का फैसला आर्टिकल 51 के मुताबिक है और हाई कोर्ट के पास सूबे तक मखसूस नशस्तों के केसेस सुनने का इख्तियार है। दरख्वास्त गुजार ने यह एतराज़ किया था कि मखसूस नशस्तें दूसरी सियासी जमातों में तकसीम नहीं हो सकती। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन की मखसूस नशस्तों की हकदार नहीं है। मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद मखसूस नशस्तों की लिस्ट जमा नहीं कराई जा सकती, इसीलिए PTI की दरख्वास्त खारिज की जाती है। अदालत ने अपने फैसले में मजीद ये कहा था कि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली सियासी जमात का मखसूस नशस्तों पर हक होता है, लेकिन जनरल इलेक्शन में एक भी सीट न जीतने वाली जमात मखसूस नशस्तों की अहल नहीं है। ये दलील के मखसूस नशस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती गैर आइनी है। पेशावर हाई कोर्ट से दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 2 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को मखसूस नशस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए फैसले में कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशस्तों की हकदार है और सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसले में मजीद ये कहा था कि इंतखाबी निशान ख़त्म होने से किसी सियासी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक ख़त्म नहीं हो जाता। 12 जुलाई के फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून और हुक्मरान इत्तेहाद ने फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त में 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा की। दरख्वास्त में कहा गया कि मखसूस नशस्तों के हवाले से फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने PTI को एक सियासी जमात तस्लीम किया है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त में ऐसी कोई इस्तदा की ही नहीं गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पेशावर हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो दरख्वास्त थी उसमें सिर्फ ये सवाल उठाया गया था कि आया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशस्तों की हकदार है या नहीं। दरख्वास्त के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI 2 अलग अलग सियासी जमातें हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे से ऐसा मालूम होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जमातों को एक ही तस्वुर किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर करते हुए मखसूस नशस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला किया है, जिसके बाद कौमी असम्बली में नंबर गेम एक बार फिर तब्दील हो जाएगी। कौमी असम्बली में इस वक्त 13 जमातें हैं, जिनमें से 8 जमातें हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान की मजमूई तादाद 218 बनती है। मुस्लिम लीग नून के 110, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 70, MQM के 22 और मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान शामिल हैं, जबकि अपोजिशन में शामिल जमातों की मजमूई अरकान की तादाद 100 के करीब बनती है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 80, PTI के हिमायत याफ्ता अरकान की तादाद 8 है और जमीयत उलमा इस्लाम फे के 8 अरकान अपोजिशन में शामिल हैं। फैसले के बाद कौमी असम्बली में नून लीग को 15 इजाफी नशस्तें मिलेंगी, पीपल्स पार्टी को 4, JUI फे को 3 इजाफी नशस्तें मिलेंगी, जिसके बाद
इत्तेहादी हुकूमत को एक बार फिर अक्सरियत हासिल हो जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, जिसके बाद कौमी असम्बली में और दीगर सूबाई असम्बलियों में PTI की जो अदती जो पोजीशन थी वो मजीद कमज़ोर हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चैलेंज से कैसे निकलेगी? ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, गुफ्तगू के सिलसिले का बाकायदा आगाज करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और बात कर रहे थे आज के आने वाले अहम फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज एक अहम फैसला सुनाया गया है, जिसके बाद कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में एक बार फिर जो था नंबर गेम तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और हुकूमत को जो एक बार फिर अक्सरियत हासिल हो गई है, जिसके बाद अब PTI का यह खदशा है कि हुकूमत एक बार फिर कानून साजियों में तेज़ी ला सकती है। इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत अब कहाँ जा रही है। एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि PTI की पोजीशन जो है वो कमज़ोर हो गई और PTI किस तरह से इस फैसले को लेगी, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब ने, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया वकास साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज का जो फैसला आया है उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या कानूनी चीज़ें उसके अंदर हैं और कहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लूप होल्स हैं वहां पे? देखिए जी, मैं हमेशा एक बात करता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर गुज़िश्ता 10-12 साल की आप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को देखें तो इसमें जब हम ये देखते हैं कि जिस शख्स के लिए पॉलिटिकली हालात फेवरेबल नहीं होते, अदालतों से फैसले भी उसके लिए फेवरेबल नहीं आते, 2016 की, 17 की और 18 की एग्जाम्पल्स को उठाकर देख ले, जिस तरह नून लीग के लोगों को डिस्क्वालीफाई होते हुए हमने देखा, फिर उसके बाद कंटेम्प्चुअस प्रोसीडिंग्स के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसी तरह जब फिर यही तलवार या यही सारी चीजें जो थी वो PTI के अगेंस्ट होते हुए हमने देखी, तो उस वक्त इनके लिए भी हालात फेवरेबल नहीं थे। और पंजाबी में ये कहा जाता है, कुछ भी रावा औखियां सन, कुछ गल से गमादा तोख भी सी, कुछ शहर के लोग ही जालम सन, कुछ आप मरंदा शोक सी। जब आपके लिए हालात फेवरेबल ना हो तो आपको चाहिए कि आप मोर केयर और मोर क्वेश्चन के साथ तमाम चीजें करें। जब आपको इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए एक अप्रोप्रिएट और रिजनेबल प्लाजिबल टाइम दिया गया कि आप इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, तो उस वक्त PTI जो थी उसकी जो लीडरशिप थी, जो खान साहब के बाद लीड कर रही थी, दैट वाज एंटायरली collapsed and wither away to conduct इंट्रा पार्टी इलेक्शन विद इन प्रिस्क्राइब टाइम या प्रिस्क्राइब लिमिट जो उनको दिया गया था। तो लिहाजा उनसे सिंबल ले लिया गया। अब सिंबल लेने का मकसद हरगिज ये नहीं था कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी को डिसॉल्व कर दिया गया है, दैट इज अ डेस्क्रिट इशू, दैट इज अ सेपरेट इशू। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की डेजुलेशन के लिए 17(2) के आइन के अंदर प्रोसीजर मौजूद है, जिसमें एक रेफरेंस है वो हुकूमत वक्त इंटीरियर मिनिस्ट्री से भेजेगी, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा और पार्टी डिस्क्वालीफाई होगी। वो तो प्रोसेस हुआ नहीं। आल दो कतार साहब ने भी कहा था कि हम करवाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, आप जो सबसे बड़ी गलती इनकी तरफ से की गई, और आज के फैसले की तरफ फिर मैं आऊंगा कि इन्होंने जब इनके जो भी आजाद उम्मीदवार थे वो जीते, जो इनको निशानात अलाट किए गए उन निशानात के बाद इन्होंने बजाय इसके कि वो PTI के छतरी के तले या अम्ब्रेला के नीचे पार्लियामेंट में जाके जमा होते या PTI की कोई जो है वो क्लेम करते, इन्होंने ऐसी सियासी जमात SIC सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के को ज्वाइन किया कि जो ना उसके किसी कैंडिडेट ने इंतखाब लड़ा और ना ही उनके चेयरमैन ने इंतखाब लड़ा, उनके चेयरमैन ने भी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी के अंदर इंतखाब लड़ा। लिहाजा ये वो लीगल एरर थे, लकूना थे, या ये वो मिस्टेक्स थी जो कि बिल्कुल हुई। जब ये तमाम मिस्टेक्स हुई तो इसके ऊपर आइन साइलेंट था कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में जीती है, उसके लोग जो है 3 दिन के अंदर किसी सियासी जमात को ज्वाइन करने से काफिर है, तो ऐसी सूरत हाल में आइन जो था दैट वाज इंटायरली मम एंड साइलेंट इन दिस रिगार्ड, जिस पे एक जुलाई में फैसला आया और 1 सितंबर में जो एक फैसला आया जो 13 जजेस ने किया, उस फैसले में ये कहा गया कि PTI जो है वो डिसॉल्व नहीं हुई, इनको ये सीटें मिलनी चाहिए। आज के फैसले में ये कहा गया कि PTI के जो लोग थे टेक्निकली इनके अंदर एरर था, इनकी ज्वाइनिंग की ऐसी एक सियासी जमात के साथ इन्होंने ज्वाइनिंग की जिसका पार्लियामेंट के अंदर वजूद नहीं था। लिहाजा एक ऐसी जमात जिसको पार्लियामेंट में वजूद नहीं है उसको ज्वाइन करने के बाद डू नॉट इंटाइटल फॉर एनी, जो हमें आज के फैसले में किया कि महसूस नशिस्तों के ये बिल्कुल हकदार नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फैसला आज रीजनिंग के साथ किया गया है,
दैट इज मेड इन अकॉर्डेंस विद द बुक ऑफ लॉ, क्योंकि जो लकूना से, मिस्टेक से, कजियां थी, नकाइश थी, ब्लंडर्स थे, वो बिल्कुल पीटीआई के पार्ट पे हुए थे। और इस चीज के मेरे ख्याल है कि इनकी जो सीनियर लीडरशिप थी वो भी इस चीज को भांप गई थी कि ये फैसला अब इसी तरह का आने वाला है। आल दो कि इससे पहले का जो फैसला 17-2 के तनाजुर में दिया गया था, क्योंकि आइन साइलेंट था, एक पॉलिटिकल पार्टी की बात थी, उस वक्त भी जो फैसला किया गया था सितंबर में, उसमें कोशिश की गई थी कि शायद पॉलिटिकल राइट्स को स्टोर कर दिया जाए। लेकिन आज का जो फैसला है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, दिस इज मोर ऑथेंटिक डिसीजन कंपैरेटिवली टू दैट डिसीजन व्हिच वाज मेड इन सितंबर। बिल्कुल ठीक है। वकास साहब हमारे साथ ही रहेगा। राज अली भाई साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया राज अली भाई साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप किस तरह से देख रहे हैं आज के फैसले को, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो रद्दमल आया, ज़ाहिर है पीटीआई इस फैसले से खुश तो नहीं होगी। हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे फैसलों से। जो फैसला हक में आता है सियासी जमातें खुश होती हैं, जो फैसला खिलाफ आ जाता है उससे सियासी जमातें बहुत नाखुश नज़र आती हैं, और ऐसे ही आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से देखा जा रहा है। सर, आपने फैसले को रिव्यू किया है और जो इस केस की हिस्ट्री है, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या फैसला दुरुस्त है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन नहीं है कोई इसके अलावा? देखिए जी, ऑप्शन की तो बात है ही नहीं यहाँ पे। इट्स वेरी सिंपल इफ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। ये एक प्रॉपर स्कीम के तहत किया गया विद द एजेंडा कि हमने एक सियासी जमात को माइनस करना है। उसकी शुरुआत जो है वो होती है 13 जनवरी के उस फैसले से, जिसकी बाद में काजी साहब वजाहतें करते रह गए। जो फैसला ये था कि जनाब हमने आपसे बल्ला छीन लिया। इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ने की कि आप तंजीम ही नहीं है। अब क्योंकि आप तंजीम नहीं है, उसके बाद लाख कोशिशें वो करते रहे कि जी हम अपने आप को पीटीआई मनवा लें, कुछ कर लें। उसके एक दिन फैसले के एक दिन बाद जो वो होने थे, बैलेट छपने थे। तो हाउ वाज इट पॉसिबल? उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब लोगों के सामने है। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू माय लर्नेड फ्रेंड द बैरिस्टर साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, जो हकीकत है ना वो ये नहीं है जो मेरे दोस्त बयान कर रहे हैं। बात यह है कि एक सियासी जमात के साथ एक मुनज़्ज़म तौर पे ज्यादती करने का एक पूरा मंसूबा था। उसके अंदर पहले उनसे बल्ला छीना गया, फिर उनको मजबूर किया गया कि जी आप चूज करें किसी को। उनके पास ऑप्शन कोई नहीं थी। ऐसी कोई जमात एग्जिस्ट नहीं करती थी जिसको वो ज्वाइन करते जो चारों सूबों और वफाक के अंदर कोई सीट रखी हुई थी। हाँ, वो कुछ जमातें थी जिनकी किसी की बलूचिस्तान में सीट है, किसी की केपी में सीट है, किसी की कुछ है। बट आप सिर्फ इम्तियाजी सलूक का अंदाजा लगाएं, इलेक्शन ना करवाने पे एएनपी के साथ क्या हुआ? सिर्फ उनको फाइन लग गया 20,000 रुपए का, उनको तो निशान मिल गया। तो पीटीआई के साथ ये सलूक क्यों किया गया? बिकॉज दैट वाज द पार्ट ऑफ एन एजेंडा। उसके बाद आप ले आए कि जनाबे वाला अच्छा एसआईसी को सीटें नहीं दी जा सकती। तो पिछले इलेक्शन में जो बीएपी इसको बाप पार्टी या बैप पार्टी कहते हैं, वो इलेक्शन लड़े थे क्या? उन्होंने क्या इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद इंडिपेंडेंस ने उसको ज्वाइन नहीं किया था? क्या उनको सीटें नहीं मिली थी? ये सारे हमारे पास नजीरें मौजूद थी। द आइडिया एंड द एजेंडा वाज टू मेक श्योर कि ये ना हो। उसका जो क्यूरेटिव सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने निकाला अपने 12 जुलाई के फैसले में, वो ये था कि जी टू हेल विद पीटीआई, टू हेल विद एसआईसी। यहाँ इशू लोगों की विल का है। लोगों ने इन ढूंढ ढूंढ के कैंडिडेट्स को वोट दिया है, तलाश कर करके कि कासिम के अब्बा का नामजद उम्मीदवार कौन है। और हमने वो कासिम के अब्बा के नामजद उम्मीदवारों को एक तंजीम समझना है और तंजीम समझ के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत उनको सीटें दे देनी है। अब जो करंट फैसला है उसने क्या किया है? उसने तो ये किया है कि जनाब आप ये माले गनीमत है, ये बांट दो लोगों के अंदर। केपी में एक जमात ऐसी है जिसने 2 सीटें जीती हैं और उसको 8 सीटें रिजर्व में मिल जाएंगी। कैन दिस बी थॉट ऑफ? उल्टा होता है यूजुअली कि आपकी 4 सीटें हों तो 1 सीट आपको रिजर्व में मिलती है। यहाँ उल्टा हो रहा है और बड़ी कानून की फतह हो गई जी। देखें, लेट अस नॉट फॉरगेट 12 जुलाई के बाद क्या हुआ। 3 पीटीआई के कैंडिडेट्स को डी सीट किया, डी सीट करके नून लीग वाले जीते। उसके बाद फिर से टेक का फैसला आया, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, 26वीं तरमीम आई। 26वीं तरमीम को चैलेंज की हुई पिटिशनें पड़ी हुई हैं, वो लग नहीं रही। और वो ठीक कहा हामिद खान साहब ने कल, जिसके ऊपर आज काफी जज साहिबान जो है वो नाराज हो गए। अर्ज ये है कि कोर्ट पैकिंग का अगर इंतजार नहीं कर रहे थे तो किस चीज का कर रहे थे? ये रिव्यू पहले क्यों नहीं लगा? द आंसर इज वेरी सिंपल। ये एक कन्वीनियंट कोर्ट चाह रहे थे, वो जब कन्वीनियंट कोर्ट बन गई तो इन्होंने ये केस लगा लिया और फैसला कर लिया। और इसमें मजीद मजे का खेज अमल ये देखिए हमारी
मुल्क की जो कानूनी तारीख है ना, उसमें कोई नजीर आपको ऐसी नहीं मिलती जिसमें रिव्यू पिटिशन में वो लोग बैठे हों जो ओरिजिनल फैसले का हिस्सा नहीं थे। अगर ओरिजिनल फैसले के जज साहिबान मौजूद हों, कि हमारे केस में मौजूद थे इस वक्त और उनको नहीं लिया गया, एक पहला इशू। दूसरा इशू, 13 जजों का फैसला था। अगर आप डॉक्टर आयशा मलिक को और अकील अब्बासी साहब को मान भी लें कि वो थियोरेटिकली बेंच में फैसले बैठे हुए थे, तो आज पंवर साहब जब रिक्यूज कर गए तो क्या हुआ? पंवर साहब ने तो साइन नहीं किया ना ऑर्डर के ऊपर। तो 12 जजों ने 13 जजों का फैसला रिव्यू कर दिया। सुभान अल्लाह। देखिए, अब अगला एजेंडा ये है कि 27वीं तरमीम आएगी। अब सीटें मिल गई हैं, अब मौलाना फजल रहमान की भीख मांगने की जरूरत भी नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी क्रिएट होगी, सुप्रीम कोर्ट डिसफंक्शनल होगी, हर सूबे की अपनी अपीलेट कोर्ट बनेगी, और सुभान अल्लाह। और देखिए जी, अब यहाँ पे मैं बज़द एहतराम आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, यहाँ इशू पीटीआई का नहीं है जी। पीटीआई अगर गवर्नमेंट में कभी आ गई किसी इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला के या कुछ करके, क्योंकि और तो कोई तरीका है नहीं इस मुल्क में हुकूमत में आने का, तो वो इन तरमीमों को रोल बैक नहीं करेगी, वो इनसे बहुत खुश होगी। हर हुकूमत ये चाहती है कि वो जुडिशरी को कंट्रोल करे, अपनी मर्जी के फैसले ले, खुद बेंच बनाए, खुद तय करे कि कौन हमारे खिलाफ मुकदमे सुनेगा, उनके फैसले करेगा। खुद वो चाहेगी कि 3-3 जज लॉबी करें कि चीफ जस्टिस कौन बनेगा, ताकि हम अपनी मर्जी के उनसे फैसले करवा सकें। ये इशू लॉ का है, कानून की हुक्मरानी का है, ये पीटीआई का नहीं है। ये अवाम की विल का है, ये फंडामेंटल राइट्स का है, मेरे और आपके। मैं अब आपको ये बता रहा हूं कि इस तरह के फैसलों के बाद ये मुल्क एक डेमोक्रेसी नहीं है, एक ऑटोक्रेसी है, एक शैम है, ये एक फसाड है जो हमने जमहूरियत का बनाया हुआ है। असल हुकूमत कौन कर रहा है मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। और उनको मजीद तकवीत मिलेगी इस चीज से। जो भी पपेट वो सामने बिठाएंगे, ख्वाब 2018 का इमरान खान हो या 2022 का। चलिए, जो बातें आप कर रहे हैं वो बैरिस्टर वकास अब्रेज के सामने रखते हैं, क्योंकि लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कुछ लूप होल ज़रूर थे, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उसकी अपनी अहमियत है, अपनी जगह मौजूद है। बैरिस्टर वकास साहब, किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करेंगे जो बात राज वाहिद साहब कर रहे हैं कि ये एक सोचे समझा एक प्लान था पीटीआई को माइनस करने का, जो वो कह रहे हैं आपने सुना, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये जो उन्होंने बात की, आई पार्शली एग्री विद दिस थिंग। और ये जो बात कर रही है तो पाकिस्तान के अंदर शायद अभी जो टीनेजर हैं वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि जब भी हमारे मुल्क के अंदर किसी भी सियासी पार्टी को आप दीवार के साथ लगाना चाहते हैं या दीवार में चुनवाना चाहते हैं, जो मैंने अपने इब्तिदाई के अंदर चीजें गोशगुजार की कि नून लीग के साथ भी इसी तरह किया गया 2017 और 18 के इलेक्शन से पहले। फिर जब यही चीजें, जब वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस के मूवमेंट के ऊपर ये सारी चीजें फिर खान साहब की अगेंस्ट की गई, और उनको भी दीवार के साथ लगाना नहीं बल्कि चुनवाने में कोई कसर नहीं बाकी रखी गई। लिहाजा ये तो हमारे मुल्क की सियासत का तुरा इम्तियाज या वतीरा रहा है। गुज़िश्ता आप 12 साल से ले लें या 14 साल से ले लें, 2008 से लेकर ऑनवर्ड, जब तक ये डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस हमने अपनी होश के अंदर देखी है। इससे पहले भी जब हमने 1988 से लेके ऑनवर्ड जो है 12 अक्टूबर 99 तक ये सारी प्रैक्टिसेस देखी, तो कभी किसी को लाना, कभी किसी को निकालना, कभी किसी को मसनद पे बिठाना, काबिल इफ्तिहार काबिल इख्तिसार समझना, और कभी किसी को जलील करना। तो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल कल्चर, दिस इज नॉट अ न्यू नेट थिंग इन पाकिस्तान के, जिसके ऊपर हम समझे कि ये पता नहीं 2025 के अंदर क्या हो गया। ये चीजें 1962 में भी हो रही थी और आज भी हो रही हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूँ कि जो जुलाई का या सितंबर का फैसला था उसके अंदर भी जजेस की जो रीजनिंग थी बड़ी सॉलिड रीजनिंग थी, और जो लॉ पॉइंट से बड़े स्ट्रॉन्ग लॉ पॉइंट से, और आज भी जो चीजें बातें की गई उसमें इलेक्शन कमीशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको इंडोर्स कर दिया गया। लेकिन ये बात हमें माननी पड़ेगी जो मैंने अपने इब्तिदाई के अंदर किया कि जब हवाएं आपके खिलाफ चलें या लहरें या ये सारी चीजें आपके अगेंस्ट हो रही हो, तो आपको अपने लीगल पैरामीटर्स या प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स को पूरा करना चाहिए। कहीं ना कहीं इनके पार्ट पे कजिए थे, नकाइश थे, जब आपको इस चीज का इदराक था, इंकशाफ था, फहम था, ये चीज की दनाई रखते थे कि चीजें हमारे खिलाफ हो रही हैं, तो अल्टीमेटली इनको इन चीजों के ऊपर मजीद तदब्बुर, तफक्कुर और तहम्मुल से सोचना चाहिए था। हमने देखा कि इस मुल्क के अंदर 62 जो डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला आया, परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन का, वही एक परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला एक वजीर आजम के अगेंस्ट आया, और वही वजीर आजम जब दोबारा वापिस आते हैं तो जिस तरह मक्खन से बाल निकाला जाता है उनकी कन्विक्शन को खत्म किया गया। तो और
63(1) के अंदर जो फैसला दिया गया उसको सेट असाइड कर दिया गया। तो इस मुल्क के अंदर 1954 में हमने ये देखा नजरिया जरूरत का फैसला, जस्टिस वजीर मलिक का फैसला और डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को थोपना। तो दिस इज नॉट न्यू नेट थिंग या न्यू ट्रेंड नहीं है, ये चीजें चलती आ रही हैं। बहरहाल मैं फिर वही बात पे जो है वो डोज करूंगा कि चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी, कोई भी सियासी जमात हो, जब आपको लगे कि सिस्टम के अंदर आपके पास स्पेस नजर नहीं आ रही और आइन की या कानून की सुपरमेसी नजर नहीं आ रही, तो आप अपने पार्ट पे वो तमाम कानूनी लवाजमात एटलीस्ट पूरे कर लें कि जिससे हम किसी फोरम पे बैठ के एक मुस्तनद और एक अथेंटिक बात जरूर कर सके। बिल्कुल ठीक है। राज साहब, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक बड़ी हम देख रहे हैं कि वकला की टीम है, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं, फिर सलमान अकरम राजा हैं और भी अली जफ़र साहब हैं, बड़े बड़े रहनुमा हैं जो माहिर कानून हैं, कानून को समझते हैं। जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए जी, मसला ये है, ये मेरे भाई मुझसे फिर अग्री कर जाएंगे इस बात पे, हर वकील जो है ना वो अपने आप में एक पूरी तंजीम होता है। तो जो है ना वो कहते हैं टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, तो वो ये वाली चीज हुई है यहाँ पे। मगर देखिए, मैं यहाँ ऑफ कोर्स माय ब्रदर इज राइट व्हेन ही सेज कि जी आपको अपने प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स और अपनी लीगल स्ट्रेटेजी ठीक रखनी चाहिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था, आप भी यहीं थे, मैं भी यहीं था, और अल्हम्दुलिल्लाह इन जजों की तरह हमने कोई अपनी आंखों पे पट्टियां नहीं बांधी हुई थी। हम देख रहे थे कि इस जमात के साथ क्या हो रहा है, वो वकील हो या ना हो। चेयरमैन गौहर साहब जो हैं वो कह रहे हैं पोडियम पे काजी फाइजा को कि सर मेरे घर के बाहर डाले आ गए हैं, और आगे से वो जवाब दे रहे हैं अटॉर्नी जनरल को कि प्लीज सी टू इट, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। तो इस तरह का ये मजाक अगर चल रहा है तो उसके अंदर कहां से कोई प्री एक्शन प्रोटोकॉल या लीगल स्ट्रेटेजी है, ये होगा वो होगा। बाद में वही काजी साहब अपने फैसले से ही मुकर गए। उन्होंने कहा मैंने कब कहा था कि आप जमात नहीं है, मैंने तो सिर्फ बल्ला छीना था आपसे, आप पीटीआई रखते और कहीं लोटे का निशान रखते, कहीं बोतल का निशान रखते। बट दिस इज अब्सर्ड ना जी। देखिए, उनके साथ ये एक प्रॉपर एजेंडे के तहत, प्रॉपर एक प्लान के तहत जो कुछ किया गया वो किया गया। तो उनकी गलतियां हैं नहीं है, मुझे उससे कंसर्न नहीं है सर। मेरा कंसर्न, लेकिन सर आपने भी शुरू में जिक्र किया कि उनके पास टीम तो है, लेकिन उनमें भी तो सर तकसीम है ना। क्या इसी तकसीम का नतीजा है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये फैसला आया है और वो चीज़ों को बैलेंस नहीं रख सके? मैं इस बात से एग्री नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में ये वकीलों का कसूर नहीं है, ये जजों का कसूर है। विद अटमोस्ट ह्यूमिलिटी देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जजेस ने ओथ उठाया है टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, सो हेल्प देम गॉड। अब यहाँ पर जिसकी नुकसान पीटीआई का नहीं है जी, पीटीआई को ये सीटें मिल भी जाती तो उन्होंने क्या कर लेना था, हुकूमत थोड़ी ना बना लेनी थी। यहाँ पर पॉइंट ये है, मैसेज दिया गया है अवाम ऑफ पाकिस्तान को कि इट डज नॉट मैटर हु यू वोट फॉर, व्हाट मैटर्स इज हु इज काउंटिंग द वोट्स। एक्चुअल बात ये है कि आपने मैसेज ये दिया है कि मुक्तदर हल्के, मुक्तदर इदारा, वो जो चाहेगा वो होगा। तुम लोग जो मर्जी करते रहो, जितने मर्जी ठप्पे लगाते रहो, जिस मर्जी को जहां मर्जी से कैंडिडेट ढूंढते रहो, दिस इज ऑल इरेलेवेंट। 12 जुलाई के फैसले में लोगों की दिल को प्रोटेक्ट किया था, लोगों की राइट ऑफ एसोसिएशन को प्रोटेक्ट किया था, उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट किया था। इस फैसले ने जितना भी हाइपर टेक्निकल हो गया होगा जी, ये नहीं हो सकता था, वो नहीं हो सकता था, ये सब बेकार की बातें हैं। ये कोई सिविल प्रोसीजर कोर्ट के जज नहीं है, ये आईनी अदालत के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिनका काम फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। और अगर बेंच की तरफ से ऑब्जर्वेशन ये आएंगी कि जी हम औरतों को ही तो दे रहे हैं सीटें, मर्दों को तो नहीं दे रहे, तो सुभान अल्लाह, स्टूडेंट्स को, माए बहनें तो सबकी सांझी होती हैं, वो नून लीग की हो या पीटीआई की हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। मतलब दिस इज एन आर्ग्यूमेंट, ये कोई लीगल आर्ग्यूमेंट है। उसके बाद वो कहा जा रहा है कि जी हम अपनी इतना आउट ऑफ द वे ना जाते तो हमें ये दिखाना पड़ता। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने रिलीफ दिया, उसकी वजह से 26वीं तरमीम आई, उसकी वजह से जजों के पर काटे गए, और अब हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो जनाब, अगर इतना सब कुछ हो रहा है और आप में इतनी आजादी भी नहीं है तो इस्तीफा दें। और जिस तरह आज बेंच के एक मौजूद मेंबर ने कहा कि मैं लानत भेजता हूं ऐसी नौकरी पर, तो भाई लानत भेजें ऐसी नौकरी पे और जाएं घर बैठे कोई और काम। बिल्कुल ठीक है। वकास सबरी साहब, शॉर्टली सर ये बताइएगा कि बानी पीटीआई के माइनस की भी अब बातें चल रही हैं। एक पीटीआई वहाँ भी जो है हम तकसीम देख रहे हैं कि पीटीआई के अपने लीडर्स लड़ रहे हैं आपस में, अलीमा खान हो, अली अमीन गंडापुर हो, फिर एक फैसला ये और खिलाफ आ जाना, ये पीटीआई के लिए सेटबैक तो है। आपको क्या नजर आ रहा है? पीटीआई की सियासत बंद गली में जाती नजर नहीं आ रही? शॉर्टली। यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड। बिल्कुल बंद गली के अंदर सियासत खड़ी है इनकी। और इस मुल्क के अंदर जो
ना जिसको डील नहीं दी जाएगी या जिसको ढील नहीं दी जाएगी या जो डील नहीं करेगा, शायद हमारे पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो उसका इसके अंदर कोई हिस्सा नहीं है। अच्छा, दो बातें मैं करूंगा मोती सर, जो आपने शॉर्ट कमेंट का कहा, यही चीजें 2013 के अंदर यूसुफ रजा गिलानी के साथ हुई, टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट, यही जो है हकान अब्बासी के साथ हुई, यही चीजें नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुई, यही चीजें इमरान खान साहब के खिलाफ हुई। उस वक्त भी हम जो है वो अपनी सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी बड़ी बातें करते थे, अदारों के बारे में भी बातें करते थे। मैं ये समझता हूँ कि ये इसी तरह से सिस्टम चल रहा है और इस सिस्टम को अगर बदलने की जरूरत है तो फिर जब तक हम आवाम के मैंडेट के इंश्योरेंस की बात नहीं करते और हकीकी मैंडेट की बात नहीं करते, और जो आईनी 26वीं तरमीम कर दी गई उसके अंदर तो वैसे ही जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी थी उसको कंप्रोमाइज कर दिया गया और उसमें बुकड़ा ने भी जो है एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद इस तरह के फैसले आना ये कोई अचंभे की या हैरत की या हैरानगी की बात नहीं है। दिस इज नॉट अ बैफलिंग एंड बिफिल्टरिंग थिंग। फिर मैं वही बात करूंगा कि जो मेरे फादर दोस्त हैं, जब हम दोनों भी अदालत में खड़े होंगे, इनके पास भी दलाइल होंगे, मेरे पास, इसी तरह जो जजेस का गुज़िश्ता बेंच पैनल था उनके पास भी दलाइल होंगे, जो उनके पास भी रीजनिंग होगी, और जो मौजूदा आज जजेस ने फैसला दिया उनके पास भी अपनी रीजनिंग होगी और लॉ पे बेस करके सारी चीजें करेंगे। नून लीग वाले वकील बात करेंगे, नून लीग की एन के चश्मे पहन के पीटीआई वाले करेंगे तो उनकी चश्मे पहन। तो ये हमारे मुल्क का वतीरा है एंड दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। हमें कानून की तशरीह उसी तरह ही करनी चाहिए एंड आउट टू बी डन एंड आउट टू बी एलैबोरेट और एक्सप्लेन। तो मैं अपने भाई से भी इत्तेफाक करूंगा, ये हमारे मुल्क का सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा, जो लोग मसनद पे बैठे हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर अकाउंटेबल, ना सिर्फ अवाम को बल्कि अल्लाह की अदालत में भी जवाब दें कि जब आप फैसले करें तो आपने एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है, आई एम अकाउंटेबल टू ऑलमाइटी अल्लाह एज़ वेल। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर वकास अबरे साहब हमारे साथ मौजूद थे और राज अली भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा दावा कर दिया है। वो दावा क्या है, वापस आएंगे तो आपको बताएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो इजलास के मौके पर गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अगर ईरान यूरेनियम अफसूदगी का प्रोग्राम दोबारा शुरू करेगा तो उसे फौजी कार्रवाई से रोकेंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़फायर बिल्कुल ठीक जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी तकरीर के दौरान ये दावा किया कि उनके दबाव और अमरीकी फ़ज़ाई ताकत के मुजाहरे के नतीजे में ईरान को पीछे हटने पर मजबूर किया गया। अमरीकी सदर इस जंगबंदी को अपनी क़यादत की कामयाबी करार दे रहे हैं, लेकिन पेंटागन से लीक होने वाली एक रिपोर्ट अमरीकी सदर और उनकी इंतज़ामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई है। अमरीकी सदर ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट उनके दावे के बिल्कुल बरक्स है। अमरीकी न्यूज़ चैनल सब सवालात उठा रहे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पैट हेग्ज़ेट ने ईरान पर हमले से मुतालिक रिपोर्टिंग को मन घड़त करार देते हुए न्यूज़ चैनल्स को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने यह कहा है कि कुछ अमरीकी न्यूज़ चैनल्स ईरान पर हमले से मुतालिक बेसरोपा सवालात उठा रहे हैं। पैट हेग्ज़ेट ने मज़ीद ये कहा कि सदर ट्रंप ने इंतहाई पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन में ईरान की जौहरी सलाहियत को तबाह किया है और उसे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान गजा जंगबंदी के लिए एक बड़ी पेशरफ्त पर इत्तेफाक हो गया है। इस्राएली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में यह फैसला किया गया कि गजा की जंग आइंदा 2 हफ्तों में ख़त्म कर दी जाएगी। इस्राएली अखबार ने यह भी दावा किया कि इस मनसूबे के तहत मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र और 2 दीगर अरब ममालिक गजा में हमास की जगह मुश्तरका हुकूमत कायम करेंगे। हमास की क़यादत को जिला वतन किया जाएगा और तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। लेकिन कई अरब ममालिक पहले ही ये वाज़े कर चुके हैं कि वो गजा की तामीर नौ में उस वक्त तक शरीक नहीं होंगे जब तक फ़लस्तीनी अथॉरिटी को वहाँ
किरदार ना दिया जाए जो कि मुस्तकबिल के दो रियासती हल की राह हमवार कर सकता है। लेकिन नेतन्याहू फ़लस्तीनी अथॉरिटी के किसी भी किरदार को सख्ती से मुस्तरद कर चुके हैं। अब ये मामला जा कहाँ पर रहा है? जो अमरीकी सदर दावा कर रहे हैं कि गज़ा की जंग भी 2 हफ्ते में ख़त्म होने जा रही है, और जो उनका दावा है कि उन्होंने ईरानी जो जौहरी तनसीबात थी उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। फिर पेंटागन की रिपोर्ट सामने आना, उसमें इस दावे की मुखालफत की गई है और ये कहा गया है कि कुछ महीनों पीछे सिर्फ ईरान को धकेला गया है और जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया गया। इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और वजिया सईद साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं जो दावा किया जा रहा है अमरीकी सदर की जानिब से कि ईरानी जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद पेंटागन की एक रिपोर्ट सामने आना जिसमें इस दावे की कली खोल कर रख दी है, क्या समझते हैं सर, क्या असलियत हो सकती है? देखिए, मुतजाद आरा आ रही हैं। पहले ये बताया गया था, उनकी यूएन के कुछ इंफॉर्मेशन थी कि ताबकारी नहीं है। उसके बाद पेंटागन की इतला थी कि उतना नुकसान हुआ है कि कुछ महीने पीछे चला गया प्रोग्राम। फिर पीट हेग्सेथ और डेन केन जो उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स हैं, उनका एक बड़ा लंबा बयान आया और उसमें उन्होंने बताया कि हमने 15 साल से इसकी तैयारी की थी और बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है और इतना नुकसान हो गया है कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गई है और जो अफजूदा शुदा यूरेनियम थी वो निकालने का भी मौका नहीं मिला। मेरा ख्याल है जब ये सीज फायर हुआ है तो उस वक्त कुछ ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत हुई और ईरान ने इंडिया दिया कि वो निगोशिएटिंग टेबल की तरफ आएंगे चंद शराइत पे, और वो इसराइल को कम्युनिकेट की गई। इसराइल भी चूंकि अब इस जंग से थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो चुका था तो उसने आमादगी का इजहार किया, और उसके बाद दोनों ममालिक जो हैं, दोनों फरीक जो हैं, वो अभी विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे हैं अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। और अभी ट्रंप साहब का वो एक बहुत लंबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो सुप्रीम कोर्ट में उनको रिलीफ दी है उसमें, तो उसमें ईरान का जिक्र छिड़ा तो उन्होंने कहा कि मैं आयतुल्लाह को ये बताना चाहता हूँ कि वो एक मजहबी पेशवा हैं, उनकी इज्जत है, मगर उनको सच बोलना चाहिए और वो विक्ट्री डिक्लेयर जो कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। तो ट्रंप ने ये भी बताया कि हमने 52,000 फुट की बुलंदी से नीचे मैदान में एक रेफ्रिजरेटर जितना वो उसका वो था दाखला, और उसके अंदर हमारा मिसाइल ने जाके उसको स्ट्राइक किया है और कुछ भी वहां से बचा नहीं है जौहरी तनसीबात का। तो ये तो उनके क्लेम्स हैं, मगर आप देखिए जब तक ये ऑन ग्राउंड आके इंस्पेक्टर्स वेरीफाई नहीं करते और ये कंप्लीट अफसूदगी की डिस्ट्रक्शन हुई है ये नहीं हुई है, और वो जो स्टॉक पाइल था वो किधर गया है, ये एक बहुत बड़ा मुहिम्मा है इस वक्त। तो ये क्लैरिटी इस वक्त देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसराइल जो था वो तो इस दर पे था कि इनकी एक तो ये जौहरी अफजोदगी की सलाहियत से खुद दस्तबरदार हो जाए, वो तो ईरानियन दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। तो अब किन शराइत पे निगोशिएटिंग टेबल पर जाएंगे? और अभी ट्रंप साहब ने कहा है कि अगर वो यूरेनियम को अफजोदा दोबारा करेंगे तो हम दोबारा बॉम्बिंग उनको करेंगे, मगर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं समझता हूँ कि ईरान में वो अब सलाहियत रह गई है, वो कई साल पीछे चला गया है और इस वक्त तो सिर्फ वो दे आर लुकिंग टुवर्ड्स टुमारो, दे इतने एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि वो सैंक्शंस रिलीफ चाहते हैं, इकोनॉमिक रिलीफ चाहते हैं, और इस वक्त उनका ये जो जौहरी प्रोग्राम है वो उनकी प्रायोरिटीज में कहीं नहीं फॉल करता। तो ये एक उनके वो है क्लेम्स हैं, क्योंकि वो विक्ट्री क्लेम करना चाहते हैं। साथ साथ वो ये भी इसको फेदर इन द कैप लेना चाहते हैं कि जैसे पाक भारत एटमी जंग रुकवाई अभी वो रवांडा में और कांगो में उन्होंने वो एक मुआहदा करवाया है, उसके बाद वो गाजा में भी अभी ये शुनीद है कि 2 हफ्ते बाद कोई सीज फायर की पॉसिबिलिटी है। तो वो इसको अपना पीस प्राइस की तरफ भी वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, और साथ साथ इस वक्त ये इंश्योर भी कर रहे हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट के तौर पे हैं, उभरे हैं, और अपने इजराइल हलीफ को उन्होंने इस तरह से सपोर्ट किया है कि एक कंडीशंस क्रिएट किए हैं कि जिसमें सीज फायर क्लेंच हो सके। मगर ये नेगेटिव पीस है, शॉर्टी से कुछ नहीं कहा जा सकता कि ईरान का अगला स्टेप क्या होगा, और आने वाले दिन ही बताएंगे कि जब वो निगोशिएटिंग टेबल पे आएंगे किन शराइत पे आएंगे, क्या कंसीड करेंगे, क्या मानेंगे। अगर वो नहीं मानेंगे
तो हालात दोबारा कशीदगी की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। वजीर साहिबा, आप क्या समझती हैं? हम देख रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानी में हमें कुछ तब्दीली नज़र आ रही है। उन्होंने फ़ौजी कार्रवाई करके देख ली, लेकिन ईरान को वो उस तरह से कमज़ोर नहीं कर सके। रिजीम चेंज की बात हो रही थी, उसमें उनकी नाकामी हुई। आयतुल्लाह ख़ामनेई की एलिमिनेशन की बात हो रही थी, उस पर नाकामी हुई। जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह करने की बात हो रही थी, उस पर पेंटागन की अपनी एक रिपोर्ट आ गई, वहाँ पर उनको परेशानी का सामना है। अब वो ट्रेड की बात कर रहे हैं कि ईरान ट्रेड करे, चाइना उनसे तेल खरीदे। लग रहा है कि वो माशी पाबंदियाँ ईरान के ऊपर से हटा देंगे। आपको नहीं फ़र्क लग रहा उनकी दोनों पॉलिसीज़ के अंदर? पहले वो फ़ौजी कार्रवाई पे उनका जोर था, अब वो ट्रेड की बात करें जैसे उन्होंने इंडिया पाकिस्तान वाले मामले में किया था। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि सदर ट्रंप जो है ना, वो पल में तोला पल में माशा टाइप उनकी पर्सनैलिटी है। 3 दिन पहले वो जो कह रहे थे, 6 दिन पहले जो कह रहे थे, उससे मुकम्मल तौर पर यू टर्न ले चुके हैं। ठीक है ना? तो सारी दुनिया ने उनकी ये चीजें जो है, सुबह कुछ शाम कुछ, सबने देखा है और काफी अर्से से देख रहे हैं। और जैसा कि अभी मेरे जो साथी हैं एडवोकेट साहब, उन्होंने फरमाया कि ट्रंप जो है नोबेल पीस प्राइज के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में नोबेल पीस प्राइज से ज्यादा ना, इस जंग के दौरान उन्होंने ईरान को आजमा लिया। जिस तरह एक भारत ने हवा बना रखा था ना कि वो बहुत बड़ी खत्ते की ताकत है जो चाइना को भी टैकल कर लेगा और पाकिस्तान को तो मिनटों में मसल कर रख देगा। तो इसराइल का जो था एक हवा बना हुआ, वो भी निकल गया पूरी दुनिया से। अब तो यूरोप से और अमेरिका के अंदर से जो है इसराइल को नकेल डालने की बातें हो रही हैं, रोज मुजाहरे हो रहे हैं। ट्रंप खुद जो है मुसीबतों का शिकार है। उन्होंने क्या कहते हैं, अपनी कांग्रेस और सेनेट की मंजूरी के बगैर जो है वो ईरान के ऊपर हमला किया और ये उनकी इम्पीचमेंट का सबब भी बन सकता है। और दूसरी जानिब जो उनका क्लोज बडी है नेतन्याहू, उसको भी उन्होंने अच्छा करने की कोशिश की है ताकि उसको जो उसके ऊपर जो मुकदमात बने हुए वो खत्म हो, वो भी थोड़ा सा पीस की तरफ जाए। तो ट्रंप की तरफ से जो बयानात में बार बार तब्दीली आ रही है, मेरे ख्याल से एक मुल्क की पॉलिसी इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। 4-5 दिन पहले, हफ्ता पहले तो वो रिजीम चेंज की बात कर रहे थे, अब उन्हें रिजीम चेंज का कोई नाम भी याद नहीं है। और सबका कहना था कि उन्होंने जनाब वो ईरान का जो है, वो जो भी बात आप कर रहे थे कि तमाम जो है जौहरी तनसीबात पर हमले किए गए, लेकिन ये भी आपने नोटिस कर लिया कि IAEA के मुताबिक कहीं से भी अब तक जौहरी ताबकारी की कोई इत्तला नहीं मिली। अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाकया होता तो अब तक इस वाकये को वकूअ पजीर हुए कुछ दिन हो चुके हैं। जमीन के अंदर भी होती तो ताबकारी फैलना शुरू हो जाती। और मैंने खुद न्यूक्लियर पर रिसर्च कर रखी है तो मैं खुद ये समझती हूँ कि 7% तक जो 400 किलोग्राम जो इनके पास अफजूदा यूरेनियम था, उसको मूवमेंट करना इतना आसान नहीं है। एक सिक्योरिटी उसके लिए चाहिए है, एक खास माहौल चाहिए होता है जिसमें उसको वहां से मूव किया जाए। और काफी दिन से अमेरिका के जो सैटेलाइट्स हैं और जो दीगर उनके तैयारे हैं, रडार्स हैं, और वहां पर मौजूद जितनी भी उनकी इक्विपमेंट है पूरे इलाके में, इसराइल की भी, किसी ने ऐसी नकलो हरकत नोट नहीं की। तो मेरा जहां तक अंदाजा है कि ये जो अफजूदा यूरेनियम था, ये काफी वक्त पहले यहाँ से निकाल दिया गया था। खुसूसन मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि ये कई माह पहले कर लिया गया था, क्योंकि इस तरह के इशारे तो मुस्तकिल मिल रहे थे जब से सदर ट्रंप ने हल्फ उठाया कि वो ईरान पर हमला करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं? 2 चीज़ें इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और अहम भी हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। एक तो ये कि जो गज़ा जंग ख़त्म होने की बात हो रही है और ईरान और इसराइल की जो जंग बंदी है, ये अगर हो जाए, ऐसा तवील हो जाए मामला, तो वहाँ पे पीस हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि ईरान से जो ट्रेड की बात हो रही है, अगर ईरान के ऊपर से माशी पाबंदियाँ हटती हैं तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। पाकिस्तान का ईरान के साथ गैस का मुआहदा है, पाकिस्तान बायलैटरल ट्रेड बढ़ा सकता है, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो सकती है। क्या कमेंट करेंगे सर इस पर? देखिए, ये अभी एक मुहिम्मा है कि वो 400 केजी कहाँ गया है, क्या वो ट्रंप तो कह रहा है कि वो मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ रॉक के नीचे दबा हुआ है, और कुछ एनालिस्ट सोच रहे हैं कि वो ईरानी उसको निकाल के ले गए। खैर, ये एक जब निगोशिएटिंग टेबल पे ईरान आएगा तो ट्रंप ने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उस अफसूदा शुदा 400 केजी की भी बातचीत की जाएगी। तो ये अभी बहुत से मराहल, बहुत से स्टेप्स आने हैं। अब ये भी बातचीत हो रही है कि अगर इसको कोई रिलीफ दी जाए ईरान को और सैंक्शंस उसको उठा ली जाएं, जौहरी प्रोग्राम पीसफुल पर्पसेस के लिए उसको इजाज़त दे दी जाए और गल्फ ममालिक के ज़रिए $30 अरब को इन्वेस्टमेंट हो, और ये भी एक इनडायरेक्ट उसको लीवे और इंसेंटिव देने की है कि वो निगोशिएटिंग टेबल पे आए, बॉम्ब ग्रेड जो यूरेनियम है उसकी अफसूदगी से दस्तबरदार हो जाए। मगर ये एक टॉल ऑर्डर है। देखिए, इजराइल जो है उसका मतमा नज़र सिर्फ
ईरान को जौहरी अफसूदगी से महरूम रखना नहीं है, बल्कि उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये भी था कि वो एक कंटिन्यूअल उसको प्रेशर में रखे और ये इस किस्म की हुकूमत उसका मुकम्मल खात्मा करे। क्योंकि नेतन्याहू का इंटरेस्ट है कि ये फॉरएवर वॉर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जी। ग्रेटर मिडल ईस्ट, वो बढ़ता रहे मामला। तो जब तक बात जंग की तरफ जाती रहेगी तो उसकी वोटर्स उसके साथ रहेंगे, राइट विंग कोalition, उसकी रेटिंग्स ऊपर जाएंगी। वो जो बिल्कुल नीचे प्लमेट कर चुकी थी, अगर महीना पहले 2 महीना पहले इलेक्शंस होते इसराइल में तो नेतन्याहू बुरी तरह शिकस्त खा जाता। तो वो ये अवामिल भी हमें जहन में रखना चाहिए। दूसरा, ये बात हुई थी अभी अमेरिकी सदर की पावर्स की कि वो जंग डिक्लेयर कर सकता है। देखिए, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू है। अमेरिकी सदर को कांग्रेस की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, वो डिप्लॉय कर सकता है ट्रुप्स, ये उसके पास एग्जेक्टिव पावर्स हैं। अलबत्ता जो वार अप्रोप्रिएशंस एक्ट के मुताबिक 48 घंटे के बाद कांग्रेस में जाके जो उसका खर्चा हुआ होगा वो अप्रूव करवाना होता है, और वो उस सूरत में जब जंग डिक्लेयर हो। इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका ने कोई जंग डिक्लेयर की नहीं, जहां भी ऑपरेशन किया है उसको सिर्फ डिप्लॉयमेंट का नाम लिया है। तो ये जरा बरसबील तज़किरा ही बात आ गई। तो मैं समझता हूँ कि अभी थिंग्स आर स्टिल वेरी फ्लूइड, और ईरान की जो आगे फ्यूचर है वो उसमें चाइना और रूस का क्या किरदार होगा उसका भी बड़ा इसमें अमल दखल होगा। क्योंकि चाइना के वो तेल की तरसील के हवाले से इन्हिसार है। रशिया का वो एक बड़ा पुराना हलीफ रहा है ईरान, उसकी इन्वेस्टमेंट्स भी रही हैं, और ये दो ममालिक अभी तक अपनी वजूहात की वजह से इसमें डायरेक्ट नहीं कूदे। मगर अब ऐसे लगता है कि जो जो मामला आगे बढ़ेंगे, जब वो JCPOA की तरफ अगर उस टाइप का कोई मायदा होगा तो ये P5 ये सारे के सारे उसमें शामिल होंगे। उसके साथ जर्मनी जो है P5+1, ये पहले भी इसका ये मॉडल था, अब भी ये मॉडल होगा, और उसमें इन तमाम ममालिक को अपना किरदार अदा करना होगा। और सबसे अहम बात ये है कि वो किन शराइत पे ईरान कंसीड करेगा अल्टीमेटली, कि ये मैं इतनी अफसरदगी की शरह बरकरार रखता हूँ या बिल्कुल उससे मैं दस्तबरदार होता हूँ। ये एक स्टिकिंग पॉइंट है, और यहाँ पे चीज़ दोबारा कशीदगी की तरफ किसी भी वक्त जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। वजीर साहिबा, आप क्या समझती हैं? आज जो हमने देखा कि इब्राहिम प्लान भी जो है वो सामने आया, उसकी मनसूबाबंदी भी, उसको बढ़ाने की भी बात की गई है। अगर गज़ा वाली जंग जो है वो ख़त्म होती है, फ़लस्तीन को वहाँ पर जो है अमन होता है, वो कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है? ख़ास तौर पे ये तमाम तर हम देख रहे हैं कि इस खत्ते में भी जंग हो रही है, वहाँ भी जंग लगी भी है। अमरीकी सदर मुसलसल बात तो कर रहे हैं जंग ख़त्म करने की, लेकिन फिर लगता नहीं उनके बयानात से कि वो ख़त्म कर पाएंगे। देखिए, ट्रंप के पीछे जो कुछ यहूदी लॉबी है, जितना उनको सपोर्ट मिली है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्रंप अमेरिका के उन सदूर में से एक है जो प्रो इसराइल है। मतलब पिछली तमाम हुकूमतों से कहीं ज्यादा जितनी जो इसराइल की हिमायत की जा रही है, बल्कि कभी कभी इस तरह लगता है कि अमेरिका इसराइल की प्रॉक्सी है, उसका जो है छोटा सा पाला हुआ कोई मुल्क है जिसके ऊपर इसराइल हुकूमत करता है। यानी कि उनकी सोचों पर, उनकी चीजों के ऊपर जो है इसराइल हावी है, नेतन्याहू हावी। तो एक तरफ तो हमें ये बात माइंड में रखनी चाहिए। दूसरी तरफ ये कि गजा की जो 20 माह से ऊपर की जो जंग हो चुकी है, उसने पूरे खित्ते के अंदर जो है बदमनी और जंग के असरात पैदा कर दिए हैं। उसी का ही एक दूर की कड़ी आप ईरान और इसराइल को भी मिला सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि गजा की जंग खत्म हो जाए तो यकीनन इससे खित्ते में बहुत बेहतरी आएगी। लेकिन